दो अजनबी हमसफर। स्टेशन पर ट्रेन के आने से पहले बजने वाली घंटियों को गिनना मेरी पुरानी आदत थी। ना जाने क्यों, पर इन घंटियों को सुनकर इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मुझे अपने जिंदा होने का प्रमाण मिलता था। आज भी इसी एहसास के बीच में आगरा से दिल्ली तक का ये सफर पूरा कर रहा था। खैर, ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी और ट्रेन में जल्दी चढ़कर पूरी सीट पर अपना कब्जा जमाने की पुरानी प्रथा को लोग आज भी पूरा कर रहे थे। लगभग 2 मिनट में ही खचाखच भरा पूरा प्लेटफॉर्म ट्रेन में सवार हो चुका था। मैं भी अब रेलवे की उस पुरानी बेंच से उठा जो मुझे हर स्टेशन पर मिल जाती और अनायास ही मुझे अपनी ओर खींच लेती थी। जैसा कि मैंने सोचा ही था, मेरी बर्थ पर पहले से एक महाशय जागते हुए गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने अपने हाथ से उन्हें हल्के से हिलाकर बिल्कुल वैसे ही उठाने की कोशिश की जैसे सुबह सुबह कोई माँ अपने बच्चे को उठाती है। हालांकि उन्होंने भी मेरा पूरा साथ देते हुए छोटे बच्चे की ही तरह नींद के आगोश में अपने पैरों को थोड़ा सा समेटकर बिना उन्हें परेशान किए चुपचाप वहां बैठ जाने का इशारा किया। खैर, भारतीय होने की परंपरा का निर्वहन सफलतापूर्वक हो चुका था, इसीलिए मैंने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, भाई साहब, ये मेरी सीट है। पहली आवाज में ही गहरी नींद से उठकर उन्होंने मुझे गुस्से से इस कदर देखा जैसे बस आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, और अपना कंबल लेकर ऊपर की बर्थ पर चढ़ गए। ऐसा मेरे साथ अक्सर ही होता था, इसलिए मुस्कुराकर मैं अपनी बर्थ पर बैठ गया और हमेशा की तरह नॉवेल पढ़ने लग गया जो मैंने अभी अभी स्टेशन के बुक स्टॉल से खरीदी थी। ट्रेन को स्टेशन छोड़े लगभग 20 मिनट हो चुके थे और अब तक मैं अपनी नॉवेल के लगभग 8 पन्ने पढ़ चुका था। तभी मेरी नजर सामने के कंपाउंड में बैठी एक लड़की पर पड़ी। हल्के पीले रंग का सूट पहने वो मुझे कुछ परेशान सी दिखी। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वह थोड़ी सी घबराहट में है। ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना टिकट यात्रा कर रही हो। बार बार पीछे मुड़कर वह टीटी के न आने का सोच रही थी। शायद सोच रही थी कि टीटी को थोड़े बहुत पैसे देकर कुछ निपटारा कर लेंगी। सामान के नाम पर उसकी गोद में महज एक छोटा सा बैग था। फिर थोड़ी देर बाद वह खिड़की की ओर हाथ रखकर सो गई और मैं भी अपनी नॉवेल पढ़ने में व्यस्त हो गया। लगभग आधे घंटे बाद टीटी ने उसको उठाया और पूछा, कहाँ जाना है बेटी? अंकल, दिल्ली तक जाना है, उसने घबराहट और मासूमियत भरे लहजे में कहा। टिकट है? टीटी ने पूछा। हाँ अंकल, जनरल का है, लेकिन वहां चढ़ नहीं पाई, इसलिए यहाँ आकर बैठ गई। ठीक है बेटा, लेकिन 300 रुपये पेनल्टी लगेगी, टीटी ने कहा। लेकिन अंकल, मेरे पास तो 100 रुपये ही है। लड़की की आंखें अब थोड़ी सी भीग चुकी थी। ये तो गलत बात है बेटा, पेनल्टी तो भरनी ही पड़ेगी, टीटी ने कहा। सॉरी अंकल, मैं अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चली जाऊंगी। मेरे पास सच में 100 रुपये ही है। कुछ परेशानी आ गई, इसलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई और ज्यादा पैसे रखना भूल गई। बोलते बोलते वह रोने लगी। टीटी को उस पर दया आ गई और उसने 100 रुपये का चालान बनाकर उसे दिल्ली तक के सफर की अनुमति दे दी। टीटी के जाते ही उसने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसे देखकर हंस तो नहीं रहा। फिर उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और किसी को फोन किया कि जल्दबाजी में वो पैसे रखना भूल गई और अब उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है। कैसे भी करके दिल्ली स्टेशन पर उसे कुछ पैसे भिजवा दे, नहीं तो वो समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। इतना सब कुछ सुनने और समझने के बाद मेरे मन में एक ही बात बार बार आ रही थी कि हो ना हो ये लड़की किसी ना किसी मुसीबत में जरूर है। ना जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर मैं उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। मन कर रहा था कि उसके पास जाकर इंसानियत के नाते उसकी मदद करूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत। लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरह से सोचना और उसके पास जाकर उससे बात करना भी अजीब था।
उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसने सुबह से कुछ खाया पिया भी ना हो, और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। इतना सोचकर मेरे मन में फिर से विचारों का उथल पुथल शुरू हो गया था। बहुत देर तक उसे इस तरह परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय सोचने लगा, जिससे उसकी मदद भी कर पाऊं और उसकी पहचान में भी ना आऊं। बहुत देर तक सोचने के बाद जिस नॉवेल को मैं पढ़ रहा था, उसके आखिरी पन्ने पर मैंने लिखा, बहुत देर तक तुम्हें परेशानी में देख रहा हूं। पैसे ना होने की बात जो तुमने फोन पर किसी को बताई, वो भी मैंने सुनी। मैं जानता हूं किसी अजनबी को इस तरह पैसे भेजना अजीब है और शायद तुम्हारी नजर में गलत भी होगा, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है। इसलिए इस किताब के साथ 800 रुपए तुम्हें भेज रहा हूं। तुम्हें कोई एहसान ना लगे इसलिए नीचे अपना एड्रेस भी लिख रहा हूं। जब तुम्हें सही लगे तो मुझे ये पैसे वापस भी भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूंगा कि तुम मुझे ये पैसे वापस करो। एक अजनबी हमसफर। एक चाय वाले के हाथों मैंने वह किताब उस लड़की को देने को कहा और चाय वाले को उस लड़की को मेरे बारे में बताने को मना किया। किताब और उसमें रखे पैसे मिलते ही लड़की ने मुड़कर इधर उधर देखा, लेकिन तब तक मैं अपनी बर्थ पर कंबल ओढ़कर सो गया था। उसे ट्रेन के उस डिब्बे की भीड़ में कोई भी नहीं दिखा जो उसकी ओर देख रहा हो। थोड़ी देर बाद कंबल का एक कोना थोड़ा सा हटाकर मैंने उसकी ओर देखा। पैसे पाकर अब उसके चेहरे पर एक चमक आ चुकी थी और सुर्ख पड़े होठों पर एक मुस्कुराहट थी। उस दिन उसकी वह मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगा जैसे कई सालों से मुझे बस इसी मुस्कुराहट का इंतजार था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने मेरे दिल उसके हाथों में थमा दिया। थोड़ी थोड़ी देर में मैं चादर का कोना हटाकर उसकी ओर देखकर मैं सांसें ले रहा था। पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। जब नींद से जागा तब तक दिल्ली स्टेशन आ चुका था। मैंने उस सीट की तरफ देखा तो वो लड़की जा चुकी थी, लेकिन सीट पर वही कागज पड़ा था जिस पर मैंने कुछ लिखा था। मैंने जल्दी से उतरकर वो कागज उठा लिया। कागज की दूसरी ओर उसने लिखा था, थैंक यू अजनबी हमसफर। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई है। घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं घर जा रही हूँ। आज आपके दिए इन पैसों से मैं अपनी माँ को शमशान जाने से पहले एक बार देख पाऊंगी। बीमारी की वजह से माँ को ज्यादा वक्त तक घर में भी नहीं रखा जा सकता। आज आपकी वजह से मैं सही वक्त पर घर पहुंच पाऊंगी। आज से मैं आपकी कर्जदार हूँ। जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। उस दिन से उसकी वह नम आंखें और मुस्कुराहट मेरे जीने की वजह बन गई। हर रोज पोस्टमैन का इंतजार करता और उससे पूछता, शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 2 साल बाद एक खत मिला जिसमें केवल लिखा था, आपका कर्ज मैं अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। आपकी अजनबी हमसफर। इंतजार अजनबी हमसफर के मुलाकात का। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।